देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार ऊर्जा ही है जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है जब उन दोनों वस्तुओं में टेम्परेचर डिफरेंस हो। किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, किसी का कम हो। जब ऐसी वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए, ये हाथ है, हाथ के ऊपर आइस क्यूब रखा हुआ है। तो हाथ एक ऑब्जेक्ट है, आइस क्यूब एक ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों संपर्क में आए, जब ये दोनों मिले, तब हुआ क्या? हाथ के मॉलिक्यूल्स और आइस के मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस हुए, ये हम देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं। सपोज करते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हाथ है और ये क्या है? आइस क्यूब है। हाथ के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या कर रहे थे? काफी तेजी से ऑसिलेट कर रहे थे, क्योंकि हाथ का टेम्परेचर ज्यादा था। और जब भी किसी चीज, किसी पदार्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे? ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेंगे। और दोस्तों, आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वाइब्रेशन जो है, उनका ऑसिलेशन जो है वो बिल्कुल माइनर है। बहुत ही कम वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं आइस के मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पर? जब मैंने हाथ को आइस क्यूब के संपर्क में जैसे लेके आया मैं, तो हुआ क्या? ये जो तेजी से ऑसिलेट कर रहे थे हाथ के मॉलिक्यूल्स, ये क्या हुआ? किसके संपर्क में आए? इस आइस के मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आए। और आइस का मॉलिक्यूल जो है वो कम ऑसिलेट कर रहा था, बट इसके संपर्क में आया तो ये क्या हुआ? इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी? इस वाले मॉलिक्यूल को दे दी। तो इस वाले मॉलिक्यूल को जैसे काइनेटिक एनर्जी मिली, इसने क्या करा? ऑसिलेशन करना चालू कर दिया। ऐसे ही करके क्या हुआ? इसके संपर्क में ये पास वाला मॉलिक्यूल आया, जैसे ही इसने क्या करा? इस थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इसको दी, इसके संपर्क में आया, इसके भी ऑसिलेशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसे करके क्या हुआ? जैसे ही हाथ जो है वो आइस के संपर्क में आया, तो आइस के मॉलिक्यूल जो थे वो क्या हो गया? उनका ऑसिलेशन बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऑसिलेशन बढ़ता गया इनका, आइस का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ता गया। और हैंड का टेम्परेचर जो है वो कम होता गया। इसी वजह से एकदम से हमको क्या हुआ? ठंडक महसूस हुई हाथ में। यही कारण होता है। और आइस जो है वो हाई टेम्परेचर पे चला गया, जिसकी वजह से वो पिघलना चालू कर दिया। तो आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है यहाँ पर? ठीक है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जूल इसका मात्रक होता है। एसआई पद्धति में बात करते हैं तो जूल होता है। सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है। और एक और इसका मात्रक होता है किलो कैलोरी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर काई काई में मेजर होता है, हम ये पहले समझते हैं। देखिए, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर मेजर होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है। ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चंस काफी बनते हैं इस फॉर्मूले से। C/5, सी मतलब हम डिनोट करेंगे सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करेंगे और केल्विन को K से करेंगे। ओके। C/5 इक्वल टू F-32/9। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन है। इससे आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस में कोई वैल्यू पता है तो आप फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको केल्विन का देखना है तो देखिए दोस्तों, केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस सी। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक मानव है, उसका शरीर का तापमान कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये पूछ लेते हैं। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं टेम्परेचर से रिलेटेड, ध्यान से सुनिए। सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो कितना होगा? सामान्य तापमान कितना होता है किसी मनुष्य का? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाकी डायरेक्टली याद रखिएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
और केल्विन की बात करें तो 37 को जैसे आप यहाँ सी की जगह वैल्यू में रखेंगे यहाँ पर, तो 273 प्लस 37 मतलब होगा 310 केल्विन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 310 केल्विन होगा। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने टेम्परेचर की स्केल्स को भी समझ लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जब भी हम कभी किसी सब्सटेंस मतलब पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उस पदार्थ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। गर्म करने पर वो तेजी से ऑसिलेट करना चालू कर देते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये नेचर जो होता है मैक्सिमम पदार्थ में पाया जाता है कि गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। बट पानी के साथ में ऐसा कंडीशन नहीं है। पानी का कुछ अलग ही सीन होता है। देखिए पानी का क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूं, चलिए। देखिए दोस्तों, पानी के साथ क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का वॉल्यूम जो होता है बढ़ने की बजाय 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले घटता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम पहले घटा, उसके बाद फिर बढ़ना चालू करता है। ठीक है, जैसे ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम जो होगा वो सबसे कम होगा, आयतन सबसे कम होगा। और दोस्तों डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आयतन कम है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। डेंसिटी मतलब होती है कितना भारीपन, कितना घनत्व ज्यादा है उसका पानी का। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन मतलब प्रसार। इतना आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल्स में आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको थोड़ा समझना जरूरी है। ऐसे पानी के नेचर को हम क्या बोलते हैं, अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असामान्य प्रसार, पानी का असामान्य प्रसार। अब दोस्तों जो हमने पानी का नेचर पढ़ा उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियां जीवित रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बताया था। ये वाला जो ग्राफ है ये है डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है डेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस अगर आया तो डेंसिटी बढ़ गई। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि यहाँ पर आयतन जो होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है डेंसिटी जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, और 0 डिग्री जो हमको पता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी के जमने का पॉइंट होता है 0 डिग्री। और पानी उबलता किस पॉइंट पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों पे बर्फ जम जाती है फिर भी मछलियां जीवित रहती हैं। इसका कारण देखिए, जब वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहा, यहां चलते हैं अपन, तो पानी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे 10 डिग्री सेल्सियस होना चालू हुआ। जैसे 8 डिग्री सेल्सियस हुआ पानी का टेम्परेचर, ठीक है, देखिए यहां पर पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली लेयर पानी की वातावरण के जल्दी कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाले पोर्शन का टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस हुआ पानी की ऊपर वाली लेयर का। तो ये वातावरण के जल्दी कांटेक्ट में है। तो अब पहले टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस था। तो 8 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है उसका डेंसिटी ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा है, तो वो पानी भारी पानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो कहाँ जाएगा, हल्का पानी ऊपर जाएगा। और वो क्या होगा, वातावरण के कांटेक्ट में आकर वो भी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ऐसे कम होता जाता है और कहां तक आ जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री सेल्सियस में कंडीशन क्या बनेगी, देखिए ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये हाई डेंसिटी वाला पानी जो है ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और 5 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो रहा होगा नीचे, वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जब ये कांटेक्ट में आया तो ये 5 डिग्री सेल्सियस वाला भी पानी क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस वाला बन गया होगा। अब दोस्तों क्या हुआ, देखिए फिर टेम्परेचर जो है और कम हुआ। वातावरण का टेम्परेचर कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस पे आया। तो 3 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। तो ऊपर वाली लेयर का जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। पर 3 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। किसके कंपैरिजन में, नीचे जो बैठा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, उसके कंपैरिजन में। तो ये पानी नीचे तो नहीं बैठ सकेगा, ये ऊपर ही रहेगा।
फिर क्या हुआ, वातावरण का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गया तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर भी क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर वातावरण का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गया तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस गया, क्योंकि ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी कम होती जा रही है इसलिए वो नीचे नहीं आ पा रही है, पर नीचे जो है वो हाई डेंसिटी वाला पानी है 4 डिग्री सेल्सियस वाला। फिर क्या हुआ, फाइनली वातावरण का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो ऊपर वाली लेयर जो थी उसका क्या था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था इसलिए वो जम गया। तो ऊपर ऊपर की लेयर जो है वो पूरी जम गई, बट पानी के अंदर से क्या है, पूरा अभी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और जो आइस होती है, ये आइस जो होती है ये होती है, ध्यान रखिएगा, उष्मा की कुचालक, मतलब टेम्परेचर को ये क्या करती है, बाहर नहीं जाने देती है। इस वजह से क्या है, अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेंटेन रहता है। इस वजह से जो जो ठंडे प्रदेशों में जीव प्लांट होते हैं ना, ये जीवित रहते हैं। और ये काफी अच्छा भी है, जिस वजह से मछलियां, प्लांट, ये सब जो है ये सारे जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। जो पानी का असामान्य प्रसार है, इसका पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ठंड के दिनों में पानी के पाइप अक्सर फट जाते हैं, ऐसा क्यों? ठंडे प्रदेशों में ठंड के समय में जो पानी के पाइप होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पानी जो होता है वो क्या होता है, जमने पर पानी फैलता है। क्या नेचर होता है पानी का, कि ये जमेगा तो पानी फैलता है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक छोटे से कंटेनर में पानी लेकर आप फ्रीजर में रखिए। एक दिन बाद जब देखेंगे आप तो लेवल चेक करिएगा, पहले लेवल और उसके बाद के लेवल में, जमने के बाद के लेवल में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो पानी जो होता है वो जमने पर फैलता है। और ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, जब अक्सर पानी के पाइपलाइन में पानी जा रहा होता है तो वो ठंड के कारण जम जाता है, और जमने से क्या होता है, वो फैलता है, तो पानी के पाइप अक्सर क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो सिंपल सा कारण है इसका कि पानी जो होता है वो जमने पर फैलता है, इस वजह से पानी के पाइप अक्सर फट जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हीट क्या होती है, एक ऊर्जा होती है जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। ठीक है, जब इन दोनों वस्तुओं में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो जो ट्रांसफर हो रही है इसकी क्या है दोस्तों, देखिए 3 मेथड होती है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। तो तीनों को समझते हैं हम क्या होता है। इन पे बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान से इनको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन, चालन की। चालन की मेथड को समझने के लिए मैंने आपके सामने दो यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं। इनको ऐसा इमेजिन करिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं। एक बॉक्स का जो टेम्परेचर है, एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और सेकंड वाले का कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब देखिए जो 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल जो होंगे वो काफी तेजी से ऑसिलेट करेंगे, तो यहाँ पर इनका ऑसिलेशन बहुत तेजी से हो रहा है। और 10 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे, कम ऑसिलेट करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, जब इनका कॉलिजन होता है, जब ये पास पास आते हैं, तब जो तेजी से ऑसिलेशन कर रहा था मॉलिक्यूल, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, जो कम ऑसिलेट करने वाले मॉलिक्यूल को दे देता है। तो इस मॉलिक्यूल की क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑसिलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे इसने इसको दे दी तो क्या हो गया, इसका ऑसिलेशन बढ़ गया, इसका ऑसिलेशन बढ़ गया। तो ऑसिलेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, जब इसके पास वाला अणु इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका भी ऑसिलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर इस वाले मॉलिक्यूल ने इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी दी है तो इसकी कम हो गई होगी, मतलब इसका टेम्परेचर जो हो गया ऑब्वियस सी बात है कम हो गया होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो गया, और 10 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ गया। और हीट ट्रांसफर कैसे हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से 10 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर हो गई। अब दोस्तों आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, हीट का ट्रांसफर जरूर हो गया पर मॉलिक्यूल ने अपना स्थान चेंज नहीं करा, सिर्फ अपने वाइब्रेशन ऑसिलेशन के थ्रू क्या करा, उसने अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया। जब हीट का ट्रांसफर इस तरीके से होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो होता है वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। समझ में आया आपको? जब हीट ट्रांसफर की ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल, अणु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, चालन बोलते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कंडक्शन की, चालन की, उस पे बेस्ड एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जांपल क्या पूछा जाता है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए लोहा क्या है, एक पदार्थ है, और पदार्थ का अपना अपना नेचर होता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पदार्थ
का जो नेचर होता है वो 3 टाइप का होता है। तो कौन कौन सा होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब कोई पदार्थ आसानी से हीट का ट्रांसमिशन होने देता है खुद में से, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे पानी, मानव शरीर और पारा। पारा जो होता है वो सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, चालक है, मतलब वेरी गुड कंडक्टर है पारा। बेड कंडक्टर की बात करते हैं, कुचालक की, मतलब वो पदार्थ जो अपने में से हीट का सरलता से ट्रांसमिशन नहीं होने देते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, हवा और रबर। थर्मल इंसुलेटर की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से हीट का ट्रांसमिशन नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी, उसको क्या बोलते हैं हम, उष्मारोधी, मतलब थर्मल इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एबोनाइट। ठीक है, तो पदार्थ की क्या होती है, 3 नेचर होती है, या तो वो कंडक्टर होगा, या तो बेड कंडक्टर होगा, या तो वो क्या होगा, थर्मल इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वापस उसी एग्जाम्पल पे जो हम समझ रहे थे। देखिए, बात हो रही थी कि लोहे के गुटकों को टच करने पर ज्यादा ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों। तो लोहे का जो गुटका होता है ये क्या करता है, उष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेता है, मतलब ये क्या है, अच्छा चालक है उष्मा का। ओके, इसलिए क्या होता है, जब भी हम इसको टच करते हैं तो जैसे हम टच करते हैं तो हमारे हाथ की उष्मा को जल्दी से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, ये ठंड के दिनों में ये लोहे का गुटका लकड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा महसूस होता है। हाथ के मॉलिक्यूल जो होंगे वो पहले तेजी से ऑसिलेट कर रहे होंगे कि हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, लोहे का टेम्परेचर कम है, तो हाथ का टेम्परेचर जो है एकदम से क्या होगा, कम होगा, तो हमें एकदम से क्या होगा, ठंडक महसूस हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम और दूसरी मेथड को समझते हैं, कन्वेक्शन। देखिए, अगली मेथड है वो क्या है, कन्वेक्शन। दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये मोमबत्ती है, तो इसकी जो ये आग है, इसके आसपास जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे, ये एयर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, गर्म होकर हल्के हो जाएंगे, और हल्के होकर क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे। तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और हमारे हाथ को टच होंगे। चूंकि ये हल्के होकर गर्म हो गए हैं, इसलिए हमारे हाथ को जब टच होंगे तो हमें हाथ क्या होगा, एकदम से गर्माहट महसूस होगी हाथ में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों आपने डिफरेंस देखा होगा कि चालन और संवहन में डिफरेंस क्या है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि उसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा था, किसमें, कंडक्शन में। बट कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। देखिए, यहाँ का मॉलिक्यूल जो एयर मॉलिक्यूल है वो हल्का होकर ऊपर उठा और ऊपर जाके हाथ को टच हुआ, जिससे हमारा हाथ पे क्या, गर्माहट महसूस हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया, पर कंडक्शन में मॉलिक्यूल अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। तो जब मॉलिक्यूल अपना स्थान परिवर्तित करता है और हीट का ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, तो एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, ऐसा क्यों। इसका कारण बताता हूं आपको मैं। देखिए, इसका कारण यह है कि नीचे की जो गर्म हवा होती है, ठीक है, ये क्या करती है, हल्की होकर ऊपर उठती है और फ्रीजर पेटिका से टकराती है। टकराने के बाद ये हवा जो होती है ठंडी हो जाती है और वापस कहाँ आती है, नीचे आ जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुएं जो होती है वो क्या होती है, ठंडी रहती है। तो गर्म हवा ऊपर जाती है, फ्रीजर पेटिका से टकराती है और ठंडी होकर नीचे आ जाती है, इसीलिए इसको ऊपर रखा जाता है। सिंपल सा इतना सा कारण था इसका। तो इसमें क्या हो रहा है, वही गर्म हवा क्या हो रही है, उसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, और टकरा कर क्या हो रहे हैं, वापस नीचे जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो किसका है, कन्वेक्शन का है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम रेडिएशन मेथड की, विकिरण मेथड की। जैसे नाम से स्पष्ट है, विकिरण, मतलब हमको तरंग का हल्का हल्का यहाँ पर साउंड आ रहा है। अब देखिए, समझते हैं इसको क्या होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो उसमें हमको क्या हो रहा था, उष्मा का संचरण के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, पहली बात तो। और यहाँ पर इस विकिरण की प्रोसेस में जो उष्मा का संचरण होता है वो किस माध्यम से होता है, तरंगों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि पृथ्वी तक सन की जो हीट आती है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू ही आती है। ओके, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो जस्ट इतना सा ही है। इसके कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं,
वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ सिंपल सा कारण है कि जो रेत होती है ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। मतलब उसको अच्छे से क्या करती है, ये ऑब्जॉर्व कर लेती है। किसको? हीट को, ऊष्मा को। और जो अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होता है वो उतना अच्छा ही उत्सर्जक होता है। तो जब दिन में सूर्य की ऊष्मा आती है तो रेत क्या करती है, उनको अच्छे से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और रात में क्या करती है, ये ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं बार बार, तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकने का कारण क्या है? देखिए, प्रेशर कुकर में प्रेशर प्रेशर की बात आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, तो प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे हम, तो जो पानी है उसके अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है पानी का, और पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से क्या होता है, चावल जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। सिंपल सा ये लॉजिक है इसके पीछे, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो आप प्लीज गलत मत करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सफेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? सफेद कपड़े होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, जो प्रकाश आता है उसको क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्शन कर देते हैं उसका, मतलब परावर्तित कर देते हैं उसको। एक सफेद चिकनी सतह हीट की खराब ऑब्जर्वर होती है, वो अच्छी रिफ्लेक्टर होती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, मतलब सबसे कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो वो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। कौन सा तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये फ़ारेनहाइट में भी वही होगा, ठीक है। तो जब आप ये वाला -40 डिग्री सेल्सियस अगर रख के देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -40 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है लेक्चर खत्म होता है। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ, और जो भी हमने अच्छे से पढ़ा है, और देखते हैं कि दोस्तों हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन ये है पहला कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा की यूनिट है? देखिए, ऊष्मा की यूनिट क्या है, जूल है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है, कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, तो यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो ध्यान रखिए, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से मैंने आपको बताया था ग्राफ क्या हो रहा था, ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे जैसे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, तो आयतन क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी के हैंडल इसलिए यूज होते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की कूच अलग होती है, बेड कंडक्टर होती है, तो हमें हाथ में एकदम से गर्माहट महसूस ना हो, इसलिए लकड़ी के हैंडल यूज होते हैं। आंसर क्या लगेगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पानी जो होता है वो जमने पर क्या होता है, फैलता है। तो पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसलिए पाइपलाइन फट जाती है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठंडे क्यों होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो सफेद कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? देखिए, प्रेशर कुकर में खाना मैंने आपको बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, आप खुद देख लीजिए, एसएससी में पूछा, फिर यूपीपीसीएस में पूछा था, फिर वापस यूपीपीसीएस में पूछा, देखो क्वेश्चन तो काफी पूछा जाता है। तो इसका एक ही कारण है
कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है जिससे पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो उच्च दाब से जल के क्वथनांक को घटा देते हैं, गलत। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह जो होती है वो क्या करती है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन है, पारा है। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा पूछा है तो पारा है। पानी भी होता है बट पारा पानी से ज्यादा अच्छा चालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, डी आंसर लगेगा। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त तो सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखिए, मिट्टी का घड़ा है, इसको ऐसे समझिए, इसकी जो दीवारें होती है, इन दीवारों में क्या होता है, असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी जो होता है वो रिसता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा क्या होती है, गीलापन हमको दिखाई देता है। जो इसकी सतह होती है इस पे हमको गीलापन दिखाई देता है। छिद्रों से निकलने वाला पानी जो होता है का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है इसकी सरफेस पर, बाहरी सरफेस पे, और जिस सरफेस पे इसका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, वेपराइजेशन हो जाता है, वो सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो गई मतलब टेम्परेचर गिर गया उसका। यही इसका क्या होता है, लॉजिक होता है। तो वाष्पीकरण के कारण जो होता है जल जो होता है वो ठंडा होता है। तो ये उसका लॉजिक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण है।